चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या है। एक रिंग है जिसकी रेडियस है r। मान लीजिए ये एक टेबल है हमारे पास, ऐसे करके यहां पे ये यहां पे एक हमारे पास ऐसे टेबल है, मान लीजिए यू, ठीक है। इस टेबल पे एक रिंग रखी हुई है इस तरीके से, ये इस रिंग की एक्सिस होगी, ठीक है। अब इसने कहा है कि इस रिंग के सेंटर पे एक चार्ज Q नोट रखा है और इस रिंग पे चार्ज है Q, यानी कि रिंग पे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है Q। ठीक है। रिंग का मास m, रेडियस r, चार्ज Q और सेंटर पे क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज Q नोट। तो पूछा है फाइंड टेंशन इन रिंग, यानी कि जो उसकी वायर है उसमें टेंशन कितनी होगी। तो मुझे बताना है कि इस रिंग की जो वायर है, जिस वायर से बनी हुई है, उस वायर के किसी पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। देखिए अगर हम इस रिंग को इस तरीके से एज्यूम करें कि ये कोई रिंग है, ठीक है ना, ये इसका सेंटर है, ठीक है ना। इसके सेंटर पे अगर प्लस Q नोट चार्ज रखा हुआ है तो किसी भी पॉइंट पे फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, कितना होगा, Q नोट बाई R स्क्वायर। ये क्या है, ये जो भी है dq, ठीक है ना। अगर ये dq है तो ये K इंटू dq हो जाएगा। बिल्कुल इतना ही फोर्स इस वाले सेक्शन पे, जो ये वाला सेक्शन है, इस पे बाहर की तरफ लगेगा, ये होगा K dq Q नोट बाई अगेन R स्क्वायर। तो हर फोर्स का, जैसे ये वाला फोर्स इस तरफ लग रहा है तो डेफिनेटली इसका अपोजिट सेक्शन इस तरफ भी एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो नेट फोर्स ऑन रिंग विल बी 0 अगर मैं F नेट की बात करूं। बट अगर मैं हर फोर्स को स्केलरली ऐड कर लूं, स्केलर सम, बट स्केलर सम ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी K Q नोट बाई R स्क्वायर, ये होगा F। कैसे, अगर ये वाला फोर्स में फिर इससे नेक्स्ट वाले पे जो फोर्स है वो, फिर इससे नेक्स्ट वाले पे जितने फोर्स है, इन सबको स्केलरली ऐड कर लेता हूं तो पूरी रिंग पे फोर्स कितना आ जाएगा, K इंटू Q नोट बाई R स्क्वायर, ठीक। अब अगर हम टेंशन फाइंड आउट करनी है हमको, T इज इक्वल टू होता है स्केलर सम डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सर्कुलर मोशन से आता है, ठीक है ना। अगर किसी भी क्लोज्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर पे रेडियली आउटवर्ड फोर्स का स्केलर सम कुछ है तो उसको 2 पाई से डिवाइड के, मान लीजिए ये वाला सम F है तो इसको अगर आप 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो टेंशन आ जाएगा। तो यहां पे स्केलर सम कितना हुआ, Q नोट बाई ये, तो टेंशन T की वैल्यू होगी F अपॉन 2 पाई, दैट इज मीन्स टेंशन T की वैल्यू हो जाएगी Q नोट बाई 2 पाई और साथ में R का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं K की वैल्यू रखूंगा तो K होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो ये हो जाएगा 1/8 पाई स्क्वायर R नोट Q1 Q2, ठीक है। तो ये टेंशन की वैल्यू हो गई, ये आपका आंसर हो गया। इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टार्टिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड से ही करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले थोड़ा सा कूलम्ब्स लॉ के बारे में एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम इसके एक्सप्लेनेशन या इसके जो एप्लीकेशंस हैं उनको अच्छे से रियलाइज कर पाए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस की प्रॉपर्टी होती है या एक स्पेस होता है अराउंड एनी चार्ज, ठीक है ना, स्पेस अराउंड एनी चार्ज, और स्पेस वेयर अ चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, या वो स्पेस जिसमें कोई चार्ज कोई फोर्स फील करता है, ठीक है ना। यानी कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें चार्ज कोई अनदर चार्ज कोई फोर्स फील करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, स्टेबल है, ठीक है ना। अगर अब इसके रखने के बाद आप यहां पे कोई छोटा चार्ज लेके आओगे Q नोट, तो इसकी वजह से इस पे इस तरफ एक फोर्स लगेगा F। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं? E से, ऐसे डिनोट करते हैं। देयर एग्जिस्ट अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, एट दिस पॉइंट P। इस पॉइंट P पे एग्जिस्ट करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहां पे एग्जिस्ट करने वाला कोई चार्ज, ये मान लो ये चार्ज था क्या, Q नोट, इस Q नोट चार्ज पे फोर्स लगा F, तो यहां पे एक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अब ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, वो एक्चुअल में इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस है जिसमें इसने अपनी एनर्जी फैला रखी है। उस एनर्जी के होने का प्रूफ क्या है कि जब इसके चारों तरफ के स्पेस में, यानी कि इसके चारों तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई नया चार्ज लेके आते हैं तो वो एक फोर्स फील करता है। वो इस चीज का प्रूफ है कि इस चार्ज के चारों तरफ इसकी कुछ एनर्जी है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अ स्पेस जिसमें एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसी चार्ज में से ही निकलता है। एक्चुअली मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ ऐसे निकलेगा और 0 से लेके इंफिनिटी तक फैल जाएगा, अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी, यहां से लेके इनफाइनाइट तक रहेगा ये चार्ज, ठीक। अब अगर नेगेटिव चार्ज है तो भी चार्ज ऐसे ही फैलेगा, पर इनफाइनाइट से अंदर की तरफ आएगा। अंदर की तरफ आने का मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे छोटा सा Q नोट, तो उस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस तरफ फोर्स। और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज के पास यही टेस्ट चार्ज रखोगे तो इस पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, U, ठीक। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोलते हैं। अब ये Q नोट क्या है? Q नोट इज अ टेस्ट चार्ज, ठीक। अब टेस्ट चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है? टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल होता है और पॉजिटिव, ये टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज है। तो Q नोट क्या है? टेस्ट चार्ज है। क्यों टेस्ट चार्ज को बहुत स्मॉल और पॉजिटिव होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज को रख के हम कोई पॉइंट चेक कर रहे हैं, किसी पॉइंट की प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं, तो उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से या इस चार्ज के इफेक्ट से इस स्पेस की प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हो जाए। तो Q की वैल्यू बहुत ही कम होनी चाहिए। तो दिस शुड बी अ टेस्ट चार्ज। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी हमें क्या पता चला है? कोई चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर लेता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज, वेयर अ अनदर चार्ज
अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, जो अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसा भी हो सकता है। क्लियर? इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मुझे कुछ और बातें बतानी है। देखिए क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करनी है मुझे। देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस है जो एक चार्ज के चारों तरफ होता है। अब कोई भी चार्ज खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, ठीक है ना। यानी कि कोई भी चार्ज जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फैला लेता है, ठीक है ना, उसकी वजह से उस पे खुद पे कोई फोर्स नहीं लगता। अब एक चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने का एक तरीका है जिसमें हमें कूलॉम लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। मान लीजिए यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये जिसकी वैल्यू है Q। हमसे पूछा जा रहा है कि यहां पे ये कोई पॉइंट है P, जिसकी डिस्टेंस यहां से R है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताइए क्या होगी, ठीक है ना। यानी कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ज्यादा है या कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअल में कैसे डिफाइन की जाती है? दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू होगा वो फोर्स जो कोई चार्ज एक्सपीरियंस करता है पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इस चीज की हम हेल्प लेते हैं यहां पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करने में। अब क्या करते हैं हम, एक टेस्ट चार्ज को इनवाइट करते हैं, ठीक है ना, जो कि पॉजिटिव है और बहुत ही स्मॉल है। तो ये यहां पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, तो टेस्ट चार्ज ने एक फोर्स फील किया इस तरफ, ठीक है ना। तो इस फोर्स की वैल्यू डेफिनेटली Q नॉट बाई R स्क्वायर होगी, ठीक है ना। और अलोंग क्या होगी, अगर ये वाला वेक्टर R है तो एक्चुअल में इसको R क्यूब बनाना पड़ेगा और इसको मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, और ये होगा F। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कैसे की जाती है? E इज इक्वल टू ये वाला फोर्स F डिवाइडेड बाई चार्ज पर यूनिट चार्ज। यानी कि जो टेस्ट चार्ज हमने यहां पे लाके रखा है उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट चार्ज आ जाएगा। यानी कि सीधे सीधे KQ बाई R क्यूब इंटू R, ये हो गया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू हो गई KQ बाई R स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे डिफाइन की जाती है। एंड जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इसकी डायरेक्शन होती है। एंड डायरेक्शन इज सेम एज फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स की होती है। अब इसकी, ठीक है, दिस इज न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है ना। देखिए यूनिट, ये इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम्ब। क्लियर? इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर मैं
और एक स्टेप आगे लेता हूं। तो ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला है ये किसी पॉइंट चार्ज के लिए है, ठीक है ना। तो फॉर अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, अगर ये पॉइंट चार्ज के लिए अगर क्या होगा अगर कोई बड़ी बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी, मान लीजिए ये कोई बड़ी बॉडी है, ठीक है ना, फॉर अ कंटिन्यूअस बॉडी, मान लीजिए इस कंटिन्यूअस बॉडी पे इस तरीके से चार्ज फैला हुआ है, ये, ठीक है, जब ये आइसोलेटेड है। लेकिन अगर यही बॉडी के पास हम चेक करें, इस पॉइंट P पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो इस P पे अगर हम कोई चार्ज Q0 लेके आएंगे तो Q0 की वजह से सारे पॉजिटिव चार्ज पीछे भाग जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। इसमें क्या, जैसे ही ये वाला चार्ज आया Q0 यहां पे इस जगह पे, ठीक है ना, ये Q0 आया तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज्ड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज्ड। और जैसे ही चार्ज, देखो अब टेस्ट इसका सेंटर यहां बन रहा था तो ये वाली डिस्टेंस कुछ थी r, बट अब r इज नॉट अ इफेक्टिव डिस्टेंस इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज चेंज। जैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ इफेक्टिव डिस्टेंस कुछ और हो जाएगी, ये डिस्टेंस r रह जाएगी और सेंटर पहुंच जाएगा यहां पे। इसलिए फॉर अ कंटिन्यूअस बॉडी r इज नॉट डिफाइंड, मतलब इट इज नॉट वेल प्रिडिक्टेबल। तो इसलिए दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर अ कंटिन्यूअस बिग साइज बॉडी, दिस इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज बॉडी। क्लियर? सो R will change and formula will not give right result. Okay? क्यों R बदल जाएगा तो फॉर्मूला आपको सही रिजल्ट नहीं देगा, इसलिए दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रॉड, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक इस तरीके की रॉड है, ये, ठीक है, रखी हुई है एक्स एक्सिस पे ऐसे करके, जिसकी लेंथ L, ठीक है ना, और टोटल चार्ज कितना है Q। इस तरीके से इस पे चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। अब इसके एक एंड से यहां से x डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है P, ठीक है ना। तो पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है ना। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा एक एलिमेंट की वजह से। ये एलिमेंट लूंगा मैं जिस पे चार्ज होगा dq, जो कि यहां से r डिस्टेंस पे होगा और जिसकी थिकनेस कितनी होगी dr। तो इस चार्ज dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dq हो जाएगा टोटल चार्ज q ओवर l इंटू dr। एलिमेंट की लेंथ कितनी है dr, तो इस dr पे एग्जिस्ट करने वाला चार्ज कितना हो जाएगा q ओवर l इंटू dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज कितना होगा k dq ओवर r स्क्वायर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, नेक्स्ट वाले एलिमेंट की वजह से भी इसी डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस चीज को इंटीग्रेट कर दूं x से लेके x प्लस l तक,
तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा फाइनली। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, k तो कॉमन आ जाएगा बाहर, dq की वैल्यू अगर आप रखोगे तो q अपॉन l इंटू dr और डिवाइडेड बाई 1/r²। तो यहां से k q बाई l ऐसे आ जाएगा और 1/r² dr का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस 1/r फ्रॉम x to x plus l। दैट मीन्स k q अपॉन l और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस l। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो किसी भी चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर यहां पे मैं टेस्ट चार्ज लाके रखूंगा तो डेफिनेटली ये डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, ठीक है ना। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट चेंज्ड, इसलिए या तो ये नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, या फिर यहां पे आप टेस्ट चार्ज लाके, ठीक है ना, फोर्स एक्सपीरियंस करके उसको क्यू से डिवाइड करके नहीं करोगे, आप थ्योरेटिकली इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये। इसको अच्छे से नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे मूव करता हूं। ओके, तो इस रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, बिल्कुल सेम इसी वे में हम एक दो अरेंजमेंट और करते हैं। किसी भी रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे हम किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड, फिर से किसी रॉड की वजह से, लेकिन कैसे। मान लीजिए ये एक रॉड है, यहां तक की, ठीक, जिसकी लेंथ L और चार्ज है Q। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन L, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट है P, इस जगह पे कोई पॉइंट है P पॉइंट की डिस्टेंस यहां से D है, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा अगर ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है तो, ठीक है। देखिए इसको कैसे करना है, पहले तो देखते हैं कि इस रॉड के रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन क्या है। देखिए एंड से, फर्स्ट एंड से इसको ऐसे मिलाया, ये एंगल मान लीजिए बना है θ2, दिस इज θ2। अब इसी रॉड को, इस एंड को यहां से मिलाया, ये वाला एंगल बना है मान लीजिए θ1, दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2, ठीक है। अब अगर यहां पे मैं देखूं तो इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बिल्कुल ना तो ऐसे होगा ना ऐसे होगा। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस तरफ होगा और एक मान लीजिए इस तरफ होगा। इसको E परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसको E पैरेलल बोलेंगे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर किसके, परपेंडिकुलर टू रॉड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल। मैंने यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। अब इनके पहले मैं बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने इन फार्मूलों को कैसे अचीव किया, ठीक है ना। तो इस वाले कंपोनेंट की वैल्यू होगी k लैम्डा अपॉन d इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है ना। दूसरे की वैल्यू होगी k लैम्डा अपॉन d इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। इस तरीके से ये दो फॉर्मूले हैं जिनको आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से याद रखना है,
ये तो किसी भी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले होते हैं ये, दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2, ये E परपेंडिकुलर और ये E पैरेलल। E पैरेलल उधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। अब आपको देखना है कि ये चीजें आई कैसे, ठीक है। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी Q अपॉन L, दिस इज लैम्डा, ठीक है। अब E पैरेलल और E परपेंडिकुलर, आप चाहो तो लैम्डा को KQ बाई L और D की टर्म में भी ला सकते हो, ठीक है ना, बट D इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप देखिए इसका एक स्पेशल केस देखिए इसी फॉर्मूले का। मान लीजिए रॉड ये है, रॉड इज दिस, ये रॉड है और पॉइंट यहां पे एग्जिस्ट करता है इस जगह पे, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे? ये पॉइंट है P, दिस इज पॉइंट P। तो क्या करते हैं, रॉड की जो एक्सिस है उसको इस तरीके से हम बढ़ा लेते हैं। अब ये वाली जो डिस्टेंस हुई ये, दिस इज D, यही है D। अब जो ये वाला एंगल है, इस पॉइंट को यहां से मिलाते हैं हम, और ये वाला एंगल है, ठीक है ना, मान लीजिए दिस इज अल्फा, और इसको जब ऊपर वाले उससे मिलाते हैं, मान लीजिए दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। तो यहां पे θ1 और θ2 की वैल्यू क्या क्या होंगी? देखिए यहां पे हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर किया था और इसको θ2 लिख दिया था, लेकिन यहां पे हमने लोअर एंड को मेजर करने के लिए अपर डायरेक्शन में लिखना है, तो θ2 की वैल्यू होगी माइनस का अल्फा और θ1 की वैल्यू होगी प्लस का बीटा। इस तरीके से आपको α1 और α2 को रखना है, क्लियर। अब देखते हैं इन चीजों का डेरिवेशन हुआ कैसे। इनके डेरिवेशंस के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत हिंट दूंगा, आप इसको अच्छे से नोट करिए। ओके, तो देखिए किस तरीके से इस चीज को डिराइव किया हमने, इस फॉर्मूले को। मान लीजिए हमारे पास ये है रॉड, यहां पे है पॉइंट P, ये वाली डिस्टेंस हो गई D, तो ये वाला एंगल θ1, θ2 और ये वाला एंगल θ1। मैंने बिल्कुल इस पॉइंट से एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस y पे एक छोटा एलिमेंट ले लिया, ये dy, इस पे चार्ज कितना है dq, तो यहां से dq की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल q अपॉन L इंटू dy। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, ये होगा E, और ये वाला एंगल यहां से मान लीजिए बनता है फाई, ठीक है। तो इस E के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट ये होगा। ये फाई है तो ये वाला फाई होगा, ये होगा E कॉस फाई और ये होगा E साइन फाई, ठीक है। अब आप खुद ही देखिए, अगर इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E लिखा जाए तो E की वैल्यू होगी, अगर ये फाई है, ये y है और ये d है, k dq ओवर y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है ना। ये E होगा cos थीटा और साइन, cos फाई और साइन फाई, ये अगर फाई एंगल है तो cos फाई की वैल्यू क्या होगी, cos फाई होगा यहां पे d ओवर अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन फाई क्या होगा यहां पे, साइन फाई होगा यहां पे y ओवर अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से E परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे मिलेगी, इसकी E cos फाई को, ठीक है ना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको यहां से माइनस θ2 से लेके θ1 तक, ठीक है ना। और आपके पास देखो cos फाई है, ठीक है ना,
cos फाई को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो sin फाई आएगा, इसलिए E परपेंडिकुलर में sin फाई आ जाएगा। तो ये वाला रिजल्टेंट सीधे सीधे आ जाएगा k q ओवर एल डी इंटू साइन फाई 1 से फाई 2, साइन फाई कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक विद माइनस साइन, इस तरीके से आ जाएगा और यहां पे ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका के क्यू बाई एल इंटू डी, इस तरीके से पूरा इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे आप इंटीग्रेट तो आ जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, इस तरीके से माइनस ये आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। इसी तरीके से ई पैरेलल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई साइन फाई माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, ठीक है ना, ये माइनस ही रहेगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया हमने। अब यहां से ई पैरेलल की वैल्यू आ जाएगी आपकी के क्यू ओवर एल इंटू डी और ब्रैकेट में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये आपके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे इस तरीके से। क्लियर, इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।